हाँ तो बच्चों, नमस्कार। जो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस पार्ट टू। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस यानी अनुजनन सिद्धांत क्या है इसके बारे में बताया था। तो सिंपल सी या सीधी सी बात है, एपिजेनेसिस यानी जो अंडा होगा या जो स्पर्म होगा उसमें जंतु का कोई भी सूक्ष्म रूप पहले से उपस्थित नहीं होता है। यही आपकी एपिजेनेसिस थ्योरी है। एक नंबर में वो आपसे पूछेगा कि एपिजेनेसिस यानी अनुजनन सिद्धांत या पूर्व या पश्चजनन सिद्धांत क्या है। तो आप सिंपल सी या साधारण भाषा में हम कहेंगे कि अंडा या जो स्पर्म है उसमें जंतु का सूक्ष्म रूप पहले से उपस्थित नहीं होता है। यही अनुजनन सिद्धांत है। या नव या दूसरे शब्दों में हम कहेंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि नव प्राणी का उद्भव शुक्राणु व अंडाणु के पूर्ण संलयन से होता है। यानी जो नया प्राणी है या जो नई संतति है उसका निर्माण स्पर्म तथा अंडाणु के पूर्ण संलयन यानी फ्यूजन से होता है। इस कारण जो नवजात है या जो जंतु है उसमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। यानी माता व पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं। यानी नए प्राणी है उसका उद्भव शुक्राणु व अंडाणु के पूर्ण संलयन से होता है। इस कारण नवजात में दोनों जनकों यानी माता व पिता के लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण पाए जाते हैं या गुण पाए जाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको पूर्वरचनावाद है उसके बारे में जो खंडन करने वाले थे उसमें एक सेंट हिलेरी साइंटिस्ट था, उसका तर्क दिया था। दूसरा आपके जो कार्ल वॉन वेयर था उसने क्या बताया था, इसके बारे में मैंने आपको जो पुराना वीडियो है उसमें बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद में स्लाइडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। यानी जैसे ही स्लाइडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी का प्रतिपादित की उसके बाद में जो आपका प्री फॉर्मेशन यानी जो पूर्वरचनावाद है उसका खंडन, पूर्ण रूप से खंडन हो गया तथा इस सिद्धांत ने यानी जो सेल थ्योरी है उसने अनुजनन सिद्धांत को स्थापित कर दिया। यानी स्लाइडन एंड स्वान एक नंबर में आपसे पूछेगा कि सेल थ्योरी का है, यानी स्लाइडन एंड स्वान द्वारा सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। यानी पूर्व सेल से यानी जो पूर्व सेल्स हैं उनके द्वारा नई सेल्स का निर्माण होता है। यही आपकी सेल थ्योरी है। वो कुछ और यह सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एंड स्वान है उसने सेल थ्योरी दिया था। तथा पूर्वरचना के पूर्वरचनावाद यानी प्री फॉर्मेशन थ्योरी है उसके खंडन में यह सिद्धांत महत्वपूर्ण साबित हुआ तथा इसने एपिजेनेसिस थ्योरी है या जो अनुजनन सिद्धांत है उसको स्थापित कर दिया। हालांकि अनुजनन सिद्धांत की शुरुआत अरस्तु से ही मानी जा सकती है। यानी जब अरस्तु था उससे ही हम अनुजनन सिद्धांत है उसकी शुरुआत हम मान सकते हैं, परंतु इसे एपिजेनेसिस नाम है वो विलियम हार्वे ने दिया था। और जो जिस बुक में उन्होंने दिया था या जिसमें दिया उस बुक का नाम था, उस पुस्तक का नाम था ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल्स। यानी इसकी शुरुआत आप अरस्तु से मान सकते हैं, परंतु जो एपिजेनेसिस जो नाम है वो आपको विलियम हार्वे ने दिया था। और किस बुक में दिया था? और जनरेशन ऑफ एनिमल। यानी वो बोले, वो आपसे पूछेगा कि एपिजेनेसिस शब्द सबसे पहले किसने दिया या एपिजेनेसिस शब्द किसने दिया था? बोलो विलियम हार्वे ने। तथा उसकी बुक, उनकी जो बुक है उसका क्या नाम था? ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल्स। इसके अनुसार यानी एपिज विलियम हार्वे है उनके अनुसार पूर्वरचनावाद त्रुटिपूर्ण था। यानी जो प्री फॉर्मेशन आपकी थ्योरी है वो त्रुटिपूर्ण थी और भ्रूण का प्रारंभ नर या मादा दोनों युग्मकों के मिलन से होता है। यानी जो भ्रूण है उसका निर्माण है नर व मादा युग्मक। नर यानी आपका स्पर्म हो गया
मादा यानी आपका ओवम हो गया, दोनों के मिलन से होता है। और यही कारण है कि संतति में दोनों के यानी माता व पिता के गुण आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो भ्रूण है वो एक समजात अविभेदित निषेचित अंडे से उत्पन्न होता है। यानी जो अपजनिस सिद्धांत है उसके अनुसार जो आपका भ्रूण है वो एक समजात अविभेदित निषेचित अंडे से उत्पन्न होता है। या जो जो आपका भ्रूण है वो उसका प्रारंभ नर व मादा युग्मकों यानी स्पर्म एंड ओवा के मिलन से होता है। यही कारण है कि दोनों में संतति में दोनों के यानी माता और पिता के गुण पाए जाते हैं। हार्वे की जो बुक थी यानी ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल्स का एक जो सेंटेंस है, वाक्यांश है, वो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है कि समस्त जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं। ऑल क्रिएटर्स कम फ्रॉम एन एक्स ओवा ओमनिया। यानी जो विलियम हार्वे जो उनकी बुक है ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल्स, उसका एक सेंटेंस यानी वाक्यांश बहुत प्रसिद्ध हुआ, समस्त जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं। ऑल क्रिएटिव्स कम्स फ्रॉम एन एक्स ओवा ओमनिया। हार्वे के समय, जो हार्वे था उसके समय अंडा का आज की तरह परिभाषित नहीं था। यानी जिसको हम अंडा आज बोल रहे हैं, एग जिसको आज बोल रहे हैं, उस तरह हार्वे के समय अंडे को परिभाषित नहीं किया गया था। उस समय भ्रूण, उस समय जो भ्रूण पिंड था उसको ही अंडा कह दिया जाता था। मैमल्स का एग का अब तक किसी ने नहीं देखा था, न खोज की थी। यानी विलियम हार्वे ने जब या विलियम हार्वे के समय अंडा है वो आज की तरह परिभाषित नहीं था। यानी उस समय जो आपका भ्रूण पिंड होता था उसको ही अंडा कह दिया जाता था। तथा जो मैमल्स यानी जो स्तनियों का अंडा है उसकी अब तक न तो किसी ने उसको देखा था, न किसी ने अभी तक उसकी खोज की थी। तो विलियम हार्वे, उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो आया रेगनियर डी ग्राफ। जो रेगनियर डी ग्राफ है उसने बताया कि जो मैमल्स की ओवरी की कांटों का अध्ययन किया, जो मैमल्स है उसकी ओवरी यानी जो अंडाशय है मैमल्स की, स्तनधारियों की जो अंडाशय है उनकी कांटों का अध्ययन किया तथा उसमें तरल से भरी हुई रचनाओं को अंडे नाम दिया। तथा जो काट हैं यानी ओवरी की कांटों का अध्ययन किया, यानी अंडाशय की कांटों का अध्ययन किया तथा उसमें उन्होंने तरल से भरी हुई कुछ रचनाएं देखी, संरचनाएं थी या रचनाएं थी, उनको उन्होंने अंडा नाम दिया। जो कि वास्तव में ये रचनाएं फॉलिकल्स थी, कोटिकाएं थी, जिन्हें ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। यानी ग्राफ है उन्होंने खोजा था, इसीलिए उनके सम्मान में इनको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं या कहा जाता है। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो ग्राफियन फॉलिकल हैं वो क्या हैं। यानी जो मैमल्स हैं, जो स्तनी हैं, उनके जो अंडाशय की कांटों का जो रेडियोग्राफ था उन्होंने अध्ययन किया तथा उनमें तरल से भरी हुई जो रचनाएं उनको दिखाई दी, उन्होंने उनको अंडे कहा। लेकिन वास्तव में वो रचनाएं फॉलिकल्स थी, कोटिकाएं थी, जिन्हें बाद में उनके सम्मान में ग्राफियन फॉलिकल कहा गया। रेगनियर डी ग्राफ के बाद में जो अगले आपके जो साइंटिस्ट हैं वो आए इटली के गैब्रिलियो फेलिपियो। यानी इटली के गैब्रिएलो फेलिपियो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो मादा जननांग हैं यानी जो फीमेल गोनाड्स हैं का अध्ययन किया, जो मादा जननांग हैं फीमेल गोनाड्स हैं का अध्ययन किया तथा पहली बार अंडाशय से गर्भाशय के बीच की नाल की खोज की। यानी जो अंडाशय है आपकी ओवरी तथा गर्भाशय है आपका यूटेरस, बीच में जो एक नाल पाई जाती है उसकी खोज की तथा उनके सम्मान में उस नाल को हम आज के समय में फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं, या अब हम उन्हें फॉलोपियन ट्यूब कहते हैं या कहलाते हैं। यानी इटली के एक साइंटिस्ट हुए थे गैब्रिलियो फेलोपियो। उन्होंने जो फीमेल गोनाड्स है उनकी स्टडी की, उनका अध्ययन किया तथा पहली बार उन्होंने ओवरी यानी अंडाशय से यूटेरस के बीच की नाल की खोज की तथा उस जो नाल है उसकी खोज की तथा उनके सम्मान में उस नाल को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं या कहलाते हैं।
उसके बाद में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो आपके आए सी एल वॉल्फ। सी एल वॉल्फ यानी जो सी एल वॉल्फ है वो अनुजनन सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। सी एल वॉल्फ है वो अनुजनन सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे, यानी उसको पूर्ण रूप से वो मानते थे। उन्होंने मुर्गी के भ्रूणों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया। वो जो भ्रूण, जो मुर्गी है आपका, जो उसका एम्ब्रियो है भ्रूण का, माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी स्टडी की, तथा पाया कि अंडे में मुर्गी का छोटा लगा प्रतिरूप नहीं पाया जाता है। तथा उन्होंने पाया कि जो अंडा है मुर्गी का, उसमें उसमें मुर्गी का छोटा लगा प्रतिरूप यानी छोटा जो सूक्ष्म प्रतिरूप है वो नहीं पाया जाता है, बल्कि भ्रूण है वो धीरे धीरे सरल प्रतिरूप से जटिल प्रतिरूप होता जाता है। यानी जो सी एल वॉल्फ है उसके अनुसार, यानी वो अनुजन सिद्धांत के समर्थक थे, सपोर्टक थे। उन्होंने जो आपकी मुर्गी है उसके जो भ्रूण हैं उनका सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक अध्ययन किया, स्टडी की। तो उन्होंने पाया कि जो मुर्गी का अंडा है उसमें मुर्गी का छोटा प्रतिरूप या सूक्ष्म प्रतिरूप नहीं पाया जाता है, बल्कि जो भ्रूण है वो धीरे धीरे सरल प्रतिरूप से जटिल प्रतिरूप होता जाता है। यद्यपि अनुनन सिद्धांत को आज मान्यता प्राप्त है, जो अनुजनन सिद्धांत है, जो आपकी एपिजेनेसिस थ्योरी है, उसको आज मान्यता प्राप्त है, लेकिन सी एल वॉल्फ द्वारा प्रतिपादित रूप में से मान्यता प्राप्त नहीं है। उस रूप में, जिस रूप में सी एल वॉल्फ ने बताया था, उस रूप में से मान्यता प्राप्त नहीं है। हम जानते हैं कि एक प्राणी का जो आनुवंशिक संगठन है निषेचन के समय ही निर्धारित हो जाता है। यानी कोई भी एक प्राणी है उसका जो जेनेटिक जो कंपोजिशन है, संगठन है, वो फर्टिलाइजेशन के समय ही निर्धारित हो जाता है। आनुवंशिक संगठन के आधार पर जीन विशिष्ट प्रकार से सक्रिय होकर अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। यानी आनुवंशिक संगठन के आधार पर ही जो जीन हैं आपके वो विशिष्ट प्रकार से सक्रिय होकर स्पेशल रूप से एक्टिव होकर के अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, तथा जीन का ये प्रदर्शन है वो वातावरणीय कारकों द्वारा भी प्रभावित होता है। जो जीन का ये प्रदर्शन है वो वातावरणीय कारकों द्वारा भी प्रभावित होता है, इफेक्टेड होता है। उसके बाद में जो आपका लास्ट साइंटिस्ट है वो आया निकोलस स्टेनो। जो निकोलस स्टेनो है उसने पहली बार मादा जनन ग्रंथियों के लिए, फीमेल गोनाड्स ग्लैंड है उनके लिए ओवरी शब्द का प्रयोग किया। आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो निकोलस स्टेनो है या जो ओवरी है उन्होंने क्या किया, क्या खोज की, या जो उस तरह से वो पूछेगा कि जो ओवरी है, ओवरी शब्द है या जो अंडा से शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आप बोलोगे कि पहली बार जो मादा जनन ग्रंथियां हैं, फीमेल गोनाड्स ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में सबसे पहले यानी ओवरी शब्द का प्रयोग है वो निकोलस स्टेनो ने किया। यानी जो निकोलस स्टेनो है उसने पहली बार मादा जनन ग्रंथियों के लिए ओवरी शब्द का प्रयोग किया। तो ये आपकी थी एपिजेनेटिक थ्योरी, ये आपकी कंप्लीट होती है। बच्चों, इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।